आता है कि दो ब्लैक बॉडीज़ के बीच में रेडिएशन हीट एक्सचेंज हमको कैसे निकालें। तो ठीक, ये दो ब्लैक बॉडीज़ है, बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2, इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि देखो, सेफ फैक्टर का लॉजिक लगेगा कि इसका वन वाले बॉडी का पूरा एरिया तो 2 के कनेक्शन में नहीं ना है, कुछ ये जो हीट है वो इधर भी जा रहा है, ठीक है, कुछ जो ये एमिशन कर रहा है इधर ये कर रहा है। तो अगर टोटल 100 कर रहा है तो उसका 20 तो इधर जा रहा है। तो इसीलिए शेप फैक्टर Q1 to 2 मतलब Q1 to 2 कितना हो जाएगा, बोल्टजमैन लॉ से सिग्मा बी T⁴ इंटू एरिया इंटू शेप फैक्टर F1 to 2, ठीक है। और Q2 to 1, ठीक है, ये जो एमिट किया जो 2 पे पहुंचा और 2 जो एमिट किया और वो 1 पे पहुंचा, ठीक है। ये कितना करेगा, ठीक है, ये कितना करेगा सिग्मा बी, अच्छा ये T1 है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है, सिग्मा बी, अच्छा इसको A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं, T1 T⁴ A2 F21, ठीक है। अब नेट हीट एक्सचेंज कितना हुआ, जितना ये किया उतना ये जितना 1 से 2 गया और जितना 2 से 1 पे आया, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये जो A1 F12 है और A2 F21 है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। रेसिप्रोसिटी थ्योरम यही तो था। तो A1 F12 सिग्मा बी इंटू T1⁴ माइनस T2⁴, ठीक है, ये हो जाएगा Q1 to 2। अब एक कॉन्सेप्ट आता है इररेडिएशन और रेडियोसिटी का। इररेडिएशन कुछ नहीं है, अगर कोई प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर Q1 हीट आया, Q2 हीट एनर्जी आया, ठीक है, और ऑब्वियस सा बात है ये Q1 एनर्जी किसी ना किसी बॉडी द्वारा एमिट हो रहा होगा और ये Q3 हीट आया। तो जो टोटल समेसन है Q1 + Q2 + Q3 एंड so on so to up to n, that will give me irradiation, ठीक। इसे G से डिनोट करते हैं और इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टोटल जो एनर्जी आया वो G आया। इट इज़ द टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और एक और टर्म होता है रेडियोसिटी, ठीक है। रेडियोसिटी क्या है कि जैसे यही प्लेट, इस पर G रेडिएशन आया, तो हमको ये बताना है कि हमको अब बताना है कि अब कितना आया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, कितना ये बाहर भेजेगा, ठीक है। टोटल रेडिएशन एनर्जी लिविंग फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो ये देखो G है और जनरली हम लोग ओपेक है, ये ओपेक सरफेस लेते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसमिटिविटी 0 होता है, ठीक है। तो कुछ पोर्शन इस G का एब्जॉर्ब होगा, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। कितना रिफ्लेक्ट कर देगा, रो टाइम्स G। और कितना पोर्शन, अच्छा ये बॉडी एब्सोल्यूट 0 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे, तो कुछ एमिशन भी करेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन टाइम्स एप्सिलॉन टाइम्स EV, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो J क्या होगा, मतलब J मतलब रेडियोसिटी क्या होगा, ρg + एप्सिलॉन EV, ये हो जाएगा हमारा। इसको रेडियोसिटी से वो J से करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में सब चीज़ दे देगा, ये G पता रहेगा, एप्सिलॉन पता रहेगा, EV पता रहेगा, रो नहीं पता रहेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो किरचॉफ्स लॉ क्या आता है कि जितना एमिशन होगा उतना एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब अल्फ़ा बराबर एप्सिलॉन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। और जो हमारा ये है एनर्जी ओपेक के लिए अल्फ़ा + रो + टाउ, टाउ तो होता नहीं, अल्फ़ा + रो बराबर 1, तो रो बराबर 1 - अल्फ़ा और अल्फ़ा ई के बराबर है, तो रो बराबर 1 - ई टाइम्स का G + एप्सिलॉन टाइम्स का EV, तो ये हो जाएगा रेडियोसिटी, ठीक है। अब जरा सोचो कि यहाँ इस सरफेस पे G एनर्जी आ रहा है, J एनर्जी जा रहा है, ठीक है। तो जो नेट एनर्जी इस नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज कितना हो रहा है, G आया J गया। हम अभी इस सरफेस का बात कर रहे हैं, देखो इस सरफेस पे
अभी हम लोग जो डिराइव करने वाले हैं वो सरफेस रेजिस्टेंस है, इसीलिए हम इस सरफेस पे फोकस कर रहे हैं कि इस सरफेस पे क्या हो रहा है। जी एनर्जी आया, जे एनर्जी गया, तो जो नेट रेडिएशन इस सरफेस पे आया, ठीक है, वो कितना आया, जे माइनस जी, ठीक है, जे माइनस का जी, ठीक है, जे माइनस का जी। अच्छा, जो अभी हम लोग ये जो एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, जे का एप्सिलॉन ई बी प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन टाइम्स जी, वहाँ से जब हम जी निकालेंगे तो वो ये आ जाएगा, जे माइनस का एप्सिलॉन ई बी 1 माइनस का एप्सिलॉन, ठीक है। जो अभी हमने रेडियोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया उससे हम जी निकाल दिए। अच्छा, इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, जे माइनस का दिस टर्म, तो ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर के क्या आएगा कि नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज आ जाएगा हमारा। इसको ये जो टर्म है इसको जे से माइनस कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, जे से जे कट जाएगा, लास्ट में रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन टाइम्स ई बी माइनस का जे अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। ये आया वॉट। जो भी रेडियोसिटी है वो हम वाट में लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये जो रेडियोसिटी और ये रेडिएशन हम वाट में ले रहे हैं, ठीक है, वाट में ही लेते हैं। तो अगर मेरे को जूल में कन्वर्ट करना है तो एरिया से गुना करना पड़ेगा, तो ए एप्सिलॉन एरिया ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए एप्सिलॉन तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये हमने सरफेस का एनालिसिस किया तो ये आया। मतलब इसको अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ करके देखो कि एक सर्किट था जिसमें जे एनर्जी बाहर गया, मतलब जे अमाउंट ऑफ करंट बाहर गया, जी अमाउंट ऑफ करंट, नहीं सॉरी इस तरह से ना देखते हैं, ठीक है, ये उल्टा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ के देखते हैं, तो जिस प्रकार से होता था V इजिकल्स टू आई आर और I इजिकल्स टू वी बाई आर, ठीक है, ये Q हो जाएगा I हमारा किसके बराबर, I के बराबर, और ये ई बी माइनस जे वाला टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वोल्टेज के बराबर, और ये टर्म हो जाएगा रेजिस्टेंस के बराबर। और यही जो रेजिस्टेंस है वो किसका है, सरफेस का है, तो इसको कहेंगे सरफेस रेजिस्टेंस, ठीक है, सरफेस रेजिस्टेंस। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है कि कोई भी बॉडी जो है अगर उससे कुछ लीव हो रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर का जो थर्मल एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये अपना स्टेबिलिटी को लूज़ कर रहा है। तो सरफेस क्या चाहेगा कि ऐसा ना हो, तो उसको क्या करेगा, काउंटर करेगा, तो एक रेजिस्टेंस सरफेस पे डेवलप होगा, ठीक। अब एक टर्मिनोलॉजी एक और आता है, स्पेस रेजिस्टेंस, ठीक है। स्पेस रेजिस्टेंस क्या है कि जैसे ये प्लेट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, तो इस स्पेस में भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी एनर्जी आएगा, ठीक है, और यहाँ से जो भी एनर्जी आएगा, दोनों का जो नेट एनर्जी आएगा उन दोनों को इनका सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ऑब्वियस सा बात है कि जब एयर का मॉलिक्यूल से ये टकरा के आएंगे तो कुछ हो सकता है कुछ एनर्जी ये भी एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, तो ये दे आर एक्टिंग लाइक अ रजिस्टर, ठीक है। तो स्पेस रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये आया, ठीक है। तो यहाँ से हम स्पेस रेजिस्टेंस का डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। हालांकि है नहीं कुछ डेरिवेशन में। इस कोई भी चीज़ से जो एनर्जी लीव करता है सरफेस से उसे क्या करते हैं, फॉल करता है, तो उसे कहते हैं इररेडिएशन, लीव करता है उसे क्या कहते हैं, रेडियोसिटी, ठीक है। और ये लीव किया इसे कहेंगे J1, A1 एरिया, A2, ठीक है, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ठीक है। तो टोटल रेडिएशन एनर्जी जो सरफेस 1 से लीव कर रहा है सरफेस 2 को स्ट्राइक कर रहा है। हमने बताया था कि J1 क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो J1 इंटू A1, और नॉर्मल सा बात है कि हर हम जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, तो यहाँ एक
शेप फैक्टर भी आएगा F1 to 2। उसी तरह से ये A2 के लिए निकालेंगे, J2 A2 F21, तो नेट कितना हुआ, J1 नेट J1 A1 F12 माइनस का J2 A2 F21, ये दोनों कॉमन आ जाएगा क्योंकि एक ही चीज़ है, J1 माइनस का J2, ठीक है। और ये नीचे ले आते हैं हम लोग, अब ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, Q नेट, ये जो क्वांटिटी है इट इज एक्टिंग लाइक वोल्टेज, और ये है रेजिस्टेंस। यही रेजिस्टेंस जो है स्पेस में, क्योंकि स्पेस में हीट का एक्सचेंज हुआ तो यही रेजिस्टेंस स्पेस में, स्पेस रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं। तो अगर हमें थर्मल सर्किट वगैरह बनाना हो तो हम यहाँ बना सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास दो नॉन ब्लैक बॉडीज़ है, ठीक है, एक हमारा है T1 A1 एमिसिविटी इसका E1 है, ठीक है, इसका T2 A2 E2 है, ठीक है, और T1 T2 से बड़ा है, ठीक है। अब हमको देखना है रेडिएशन हीट एक्सचेंज, हमने ब्लैक बॉडी के लिए दिखा था, हम देखना चाह रहे हैं नॉन ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। नॉन ब्लैक बॉडी है तभी तो एमिसिविटी लिखा है, ठीक। अब नॉन ब्लैक बॉडी के लिए जब हम ऐसा करेंगे तो क्या रेडिएशन हीट एक्सचेंज आएगा, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सरफेस रेजिस्टेंस। अब देखो सबसे पहले तो बॉडी कुछ एमिशन करेगा, ठीक है, लेकिन अभी एमिशन करेगा तो ये सरफेस उसको रोकेगा, तो सरफेस रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा। तो एमिशन कर रहा था, कितना एमिशन कर रहा था ये, तो सरफेस रेजिस्टेंस पिक्चर में आएगा। तो सरफेस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, EB1, ठीक है, और J1, ये दो पोटेंशियल डिफरेंस होता था, और उसके बीच में जो रेजिस्टेंस आता था वो सरफेस रेजिस्टेंस होता था, क्या होता था, 1 माइनस ε1 बाई A1 ε1, ठीक है। फिर J1 to J2 हमारा स्पेस रेजिस्टेंस होता था, ठीक है। हाँ, J1 to J2 स्पेस रेजिस्टेंस होता था, और ये क्या लिखेंगे, 1 बाई A1 F12, और फाइनली ये क्या होगा अच्छा J2, अब उसके बाद फिर ये बॉडी 2 पे आएगा, तो यहाँ पे इस पे रेडिएशन आएगा, तो ये यहाँ पे फिर से इसको सरफेस रेजिस्टेंस मिलेगा, तो J2 to ε2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ε2 अपॉन A2 ε2, ठीक है। तो क्यूनेट जो हमारा आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ε1, एप्सैलन नहीं है, सॉरी ये एप्सैलन नहीं लिखते हैं, इसे ई लिखते हैं, ठीक है। एप्सैलन तो इमिसिविटी हो जाता है बार बार, EB1 माइनस का EB2 अपॉन में ये पूरा टोटल टर्म, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सब में से A1 कॉमन ले लेंगे, कि A1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ A1 आ जाएगा, और ये A1 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, नाउ दिस पर्टिकुलर टर्म A1 माइनस ε2 बाई ε2 A1 बाई A2, ठीक है, दिस पर्टिकुलर टर्म इज अपॉन 1, ये पूरा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और इसका रेसिप्रोकल ये हमारा पूरा मिल करके कहलाता है इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर, ये पूरा हमारा बन जाता है इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर। अच्छा, ये EB1 EB2 क्या है, सिग्मा बीट T⁴ सिग्मा बीट T⁴। अच्छा, अगर कुछ लोग को मन में ये डाउट है कि यहाँ EB1 EB2 तो ब्लैक बॉडी के लिए लेते हैं, पर हमने तो नॉन ब्लैक बॉडी का केस लिया है, तो ब्लैक बॉडी लिए हैं, ब्लैक बॉडी का केस लिए हैं, नॉन ब्लैक का केस लिए हैं, तभी तो ये पूरा टर्म आया है FG1 to 2, ठीक है। अब सपोज करो कि बॉडी ब्लैक ही होता तो ये टर्म क्या हो जाता, ब्लैक बॉडी के केस में A1 EB1 क्या होता है, सिग्मा बीट T⁴ माइनस
इनटू शेप फैक्टर का एक टर्म आता है, ठीक है। तो सपोज करो बॉडी ब्लैक हो जाता, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, सबका एमिसिविटी 1 हो जाता, E1 E2, ये ज़ीरो ऊपर जाके ये शेप फैक्टर F12 आ जाता, ठीक। तो ये इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर आया है नॉन ब्लैक बॉडीज़ के लिए, ठीक है। और EB1 माइनस EB2 को सिग्मा बी T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 लिख देंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।